हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि ब्रीदिंग कितने स्टेजेस में होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के ऊपर, लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंग्स का फंक्शन क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और ब्रीदिंग कितने स्टेज में होता है। तो ब्रीदिंग के दो स्टेजेस होते हैं, यानी कि पहले वो इंस्पायरेशन करता है, फिर दूसरा एक्सपायरेशन करता है। इंस्पायरेशन का क्या मतलब होता है? इंस्पायरेशन का मतलब होता है जब कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर वो अपने अंदर यानी बॉडी के अंदर वो इंस्पायर कर रहा हो, अंदर टेक इन कर रहा हो, तो हम लोग उस प्रोसेस को इंस्पायरेशन बोलते हैं। वहीं अगर हमारी बॉडी से कुछ हवा बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। बेसिकली इंस्पायरेशन का मतलब ही वही है कि अगर हम लोग कोई हवा एटमॉस्फेयर से अंदर इनहेल कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन, और जब भी हम लोग एक्सपायर का मतलब एक्सहेल कर रहे हैं तो उसको एक्सपायरेशन एयर कहते हैं। तो ब्रीदिंग के दो स्टेजेस हैं और हम लोग समझेंगे एक एक करके। पहले इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म कि इंस्पिरेशन के दौरान हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस नज़र आती है। तो कुछ चेंजेस हम लोग खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला चेंजेस है कि हमारा डायफ्राम जो है वह कॉन्ट्रैक्ट करता है। नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम लोग लंग्स के अंदर हवा भरेंगे यानी बाहर से हवा इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स के अंदर हवा कैप्चर होगा। हवा लंग्स के अंदर कैप्चर होने की वजह से लंग्स क्या होगा, फूलेगा। और जब भी हमारे बॉडी के अंदर लंग्स फूलता है तो हमारे जो डायफ्राम होता है लंग्स के ठीक नीचे इस तरीके का हिस्सा, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब नीचे बैठने लगता है। क्योंकि लंग्स के पास खुद का जगह रहता ही नहीं है तो वो नीचे आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है। दूसरा क्या नज़र आता है कि हमारा जो थोरेसिस चैम्बर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। थोरेसिस चैम्बर हम लोग को पता है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें हम लोग को स्पेस जब तक नज़र नहीं आएगा या जब तक, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि तो जो थोरेसिस चैम्बर है वो थोड़ा इंक्रीज़ करता है जब भी हम लोग इंस्पायर करते हैं, यानी इंस्पायर्ड हवा को लंग्स में भरते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का कहता है कि जो भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, यानी हमारे बॉडी के कुछ भी बाहरी हिस्से में, मतलब कि अंदर की तरफ से जो मसल्स होते हैं बॉडी में अंदर की तरफ से, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, जिनके वजह से उनके बीच में जो गैप्स रहता है वो थोड़ा फुल हो जाता है। मतलब नज़दीक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर थोड़ा हॉलोनेस बढ़ेगा। हॉलोनेस बढ़ेगा तो जब भी हम लोग इंस्पायर करेंगे तो हमारे लंग्स को ज़्यादा जगह मिलेगा फूलने का। ठीक है। दूसरा हमारा रिब्स और स्टर्नम भी जो है वो लिफ्ट करता है, मतलब थोड़ा ऊपर उठता है, यानी फूलता है। जब भी हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो ये ऑब्जर्व भी किया जा सकता है कि जब भी हम लोग सांस अंदर खींच के रोकते हैं तो हमारा जो रिब्स होता है, यानी जो हमारा छाती के सामने वाला जो हड्डियाँ रहती है वो क्या होता है, थोड़ा फूलता है, चेस्ट ऊपर की तरफ नज़र आता है। चौथा पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और रेदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी जो टर्म है ये डिफाइन करता है कोई भी अगर चीज़ लंग्स से होकर गुजरता हो या डायरेक्टली लंग्स से रिलेटेड हो, तो हमारे लंग्स के अंदर का जब भी प्रेशर लेस होगा तभी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल सी बात है यहाँ भी कि एटमॉस्फेयर में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तभी क्या करता है, कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ वो मूव करता है। तो जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा तो हमारे पल्मोनरी प्रेशर जो है हमारे बॉडी के अंदर वो कम होना चाहिए, तभी हमारे अंदर इंस्पायरेशन होगा। तो इंस्पायरेशन में ये भी एक खूबी है। पांचवा पॉइंट कहता है कि हमारा जो एयर होता है जो मूव करता है वो किधर से किधर करता है, तो एयर इस प्रोसेस में मूव करता है आउटसाइड से लंग्स के अंदर, यानी एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर लंग्स में। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्सपायरेशन, यानी एक्सपायरेशन के थ्रू, एक्सपायरेशन के वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला चेंजेस यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या हम लोग को नज़र आता है कि जब भी एक्सपायरेशन हो रहा होता है तो हमारे जो एल्व्यूलर एयर होते हैं, जो हमारे लंग्स में एल्व्यूलर एयर प्रेजेंट होते हैं जिसमें CO2 की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। एक्सपायरेशन का मतलब ये एक्सहेल करना, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उससे अंदर से ज़्यादा मात्रा में CO2 कंटेंट निकलता है, तो वो कैसा हवा रहता है, तो एल्व्यूलर एयर रहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी एक्सपायरेशन होता है तो हमारा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी जो हमारा पल्मोनरी प्रेशर यानी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर का वो बढ़ा हुआ होना चाहिए रैदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी जो है हमारा हवा अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो ये फिनोमिना है वो किसके अपोजिट है, इंस्पिरेशन के अपोजिट है। यानी कि सिंपल सी बात है, इंस्पायरेशन में हम लोग हवा अंदर टेक इन करते हैं, एक्सपायरेशन में हवा हम लोग बाहर छोड़ते हैं। ब्रीदिंग में दो ही स्टेज था, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, या तो सांस लेते हैं या तो सांस छोड़ते हैं, दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता है। तो एक्सपायरेशन के केस में क्या होता है कि ये एक अपोजिट केस है इंस्पायरेशन का। अगर हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो उस टाइम सांस छोड़ नहीं सकते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम हम लोग सांस ले नहीं सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। पहला है कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, जो डायफ्राम हमारा इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है, यानी नीचे की ओर सिकुड़ता है, वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वापस अपने पोजीशन पे रिलैक्स होता है, वो अपने पोजीशन में वापस आता है डायफ्राम। और क्या चेंजेस आते हैं, तो हमारा जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी थोड़ा एक्सपेंड करता है, जो पहले क्या हो रहा होता है, मतलब सिकुड़ रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता था। लेकिन एक्सपायरेशन के केस में जो एक्सपेंशन ऑफ मसल्स है, कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स, वो थोड़ा एक्सपेंड करता है। तीसरा केस क्या है कि इसके अंदर थोरेसिस जो कैविटी था, थोरेसिस चैम्बर, वो हमारा डिक्रीज़ होता है, मतलब जो हम लोग का थोरेसिस चैम्बर इंक्रीज़ हो गया होता है इंस्पिरेशन के थ्रू। लेकिन एक्सपायरेशन के केस में जो थोरेसिस चैम्बर है वो थोड़ा कम मतलब होता है, उसका जो स्पेस है, वॉल्यूम जो है वो कम होता है। ठीक है। एज वेल एज पल्मोनरी वॉल्यूम, हमारे जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी कम होता है। नॉर्मल सी बात है, जब हमारे लंग्स से हवा बाहर चला जाएगा तो लंग्स जो है वो इन्फ्लेटेड बैलून की तरह हो जाएगा, मतलब बिना फूला हुआ बलून की तरह। तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, अंदर का कम हो जाएगा, डिक्रीज़ करेगा। अब हम लोग बात करेंगे इंस्पायर्ड एयर वर्सेस एक्सपायर्ड एयर के कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात, एक साइड यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, एक साइड यहाँ पे कंपोजिशन और इन इंस्पायर्ड एयर है, यानी कि इंस्पायर्ड एयर में किसकी कितनी मात्रा प्रेजेंट होती है। किसकी का क्या मतलब है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, इसी सब का। और एक्सपायर्ड एयर का कंपोजिशन। तो कंपोनेंट्स में पहली बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर। जब भी हमारा बॉडी ऑक्सीजन को इनटेक करता है, यानी इंस्पायर्ड एयर के थ्रू हमारे बॉडी में मूव करता है, तो उस इंस्पायर्ड एयर में 20.96% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वही जब एक्सपायर्ड एयर, यानी कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे एयर के साथ बाहर आ जाता है, तो उसकी मात्रा जो है वो इंस्पायर्ड एयर के मुकाबले कम होती है। इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की कंटेंट 20.96 था, एक्सपायर्ड एयर में एयर की कंटेंट 16.4 हो जाता है, 4% के लगभग में गिरावट आता है। ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें दूसरा कंपोनेंट जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इंस्पायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04 % होता है। वही जो हम लोग एक्सपायर्ड एयर में छोड़ते हैं तो उसमें वो 4% के तक कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि एक्सपायर्ड एयर में जो रेस्पिरेशन हुआ रहता है उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो CO2 फॉर्म करता है। CO2 जो है वो हमारे बॉडी या हमारे सेल से निकलना ज़रूरी है, तभी हम लोग का बॉडी जो है वो प्रॉपरली तरीके से वर्क कर पाएगा। तो जो CO2 की मात्रा होती है एक्सपायर्ड एयर में वो 4% तक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा 79% होती है, जो हम लोग को पता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर में नाइट्रोजन का कंटेंट होता है वो 79% है। ठीक है। और जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें नाइट्रोजन कुछ % बढ़ जाता है। अब बात करेंगे वाटर वेपर के ऊपर। तो हमारे इंस्पायर्ड एयर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी होता है फॉर प्रोवाइडिंग द मॉइस्चराइजेशन और फॉर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, मतलब कि एयर को थोड़ा सा मॉइस्चर या लुब्रिकेट प्रोवाइड करने के लिए उसमें वाटर वेपर का होना भी ज़रूरी है। लेकिन इंस्पायर्ड एयर में वाटर वेपर की मात्रा कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपायर्ड एयर। जब भी हम लोग हवा को छोड़ते हैं, या हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट में भी कर सकते हैं, अगर किसी भी ठंडे के मौसम में अगर हम लोग शीशा के ऊपर भाप को छोड़ते हैं, यानी हवा को जब हम लोग मारते हैं अपने मुंह से फूंकते हैं, तो एक तरीके से वहाँ पे क्या होता है, वाटर वेपर जम जाता है। ठीक है। तो गर्म हवा जब हम लोग छोड़ते हैं तो तुरंत वो कंडेंस हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को क्या नज़र आता है, वाटर वेपर दिखाई देता है। तो इससे क्या पता चला कि जो हम लोगों ने मुंह से अपने एक्सपायर्ड एयर को छोड़ा या नाक से हम लोगों ने एक्सपायर्ड एयर को छोड़ा, तो वो किसका कंटेंट दिखा रहा है, तो वाटर वेपर का कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, इसका वो प्रूफ दिखाया। लेकिन इंस्पायर्ड एयर में इसका कंटेंट लो होता है, कम होता है। आखिरी पॉइंट है डस्ट पार्टिकल। अब हमारे इंस्पायर्ड एयर में बहुत सारी मात्रा में डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे नाक में, यानी कि नोज़ में जो हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं उनमें वो जा कर के लिपट जाते हैं या रुक जाते हैं। और हमारे फेरिंग्स में भी बहुत सारे मेम्ब्रेन है जिसके वजह से वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाती है। तो डस्ट पार्टिकल इंस्पायर्ड एयर में थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में बहुत कम या नहीं भी हो सकते हैं।
ठीक है, बहुत कम मात्रा में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ तक ये तो बात हो गया कि कंपोनेंट हम लोग बात कर लिए कि इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में क्या क्या और कितने मात्रा में प्रेजेंट होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो भी माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन्स क्लाइंबिंग करते हैं, वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर वो ऊपर हाइट या माउंटेन्स पे जब चढ़ते हैं तो ले करके क्यों जाते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जब भी हम लोग ग्राउंड लेवल से, ठीक है, जब भी हम लोग ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर, मतलब सी लेवल से जब हम लोग हाइट के ऊपर बढ़ते हैं, तो हाइट पे जाने की वजह से जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब जब एयर का प्रेशर ही कम हो जाएगा, एयर का कंटेंट ही कम हो जाएगा, तो जब एयर में ही ऑक्सीजन होता है, ये बात तो पता ही है, जब हवा ऊपर में जाकर के कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंपोजिशन या ऑक्सीजन का मात्रा भी कम हो जाएगा। तो माउंटेनियर्स को वहाँ ऊपर में हाइट पे ऑक्सीजन का कंटेंट की कमी हो जाती है, जिसके वजह से वो अपने साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेकर के चलते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग को ऐसा कुछ होता है या जब भी हम लोग को ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसी ऑक्सीजन की कमी के वजह से कभी कभार जो है हमें चक्कर आने लगती है, या जो भी हायर माउंटेन्स पे चढ़ते हैं उनकी जो विज़न होती है, आँख से देखने की क्षमता, वो थोड़ी धुंधलाने लगती है, या मसल जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो ये सब कुछ रिज़ल्ट है जो कि लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ वो माउंटेनियर्स कैरी करते हैं। अब इस बीमारी को कहेंगे क्या, अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर हम लोग बोलें कि कभी ज़्यादा समय तक कोई ऐसे एरिया में रुक जाए जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग को ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ये एक बीमारी है, या जिसमें एक तरीके से एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ये कंडीशन होता है जिसका नाम है हाइपोक्सिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के ऊपर, जिस पे हम लोग बात करेंगे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।